14 अगस्त 2020 एक 80 साल की औरत मंजीत कौर पंजाब के मुक्तसर शहर के गुज्जर रोड के पास एक प्लॉट पर पड़ी हुई मिलती है। शी वॉज अनकॉन्शियस एंड उनके सर पे कीड़े रेंग रहे थे। जब लोकल्स ने उन्हें इस हालत में देखा तो उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर एक एनजीओ की मदद से उन्हें मुक्तसर शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। जब ये बात बाहर आती है तो उनके दो इन्फ्लुएंशियल बेटे बलविंदर सिंह और रजिंदर सिंह उन्हें एलिजिडली डिस्चार्ज करवाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो 2 दिन बाद ही इस दुनिया को छोड़ देती हैं। एंड टू एस्केप सोशल क्रिटिसिज्म अगले ही दिन सुबह फैमिली उनका अंतिम संस्कार कर देती है। उनका एक बेटा एक्साइज डिपार्टमेंट में पोस्टेड था और दूसरा बेटा वेल नोन पॉलिटिशियन। एंड एज पर सम सोर्सेस उनकी ग्रैंड डॉटर वाज इन पंजाब सिविल सर्विसेज। लोकल्स ने बताया दोनों बेटे तो अलग रहते थे और मदर को एक केयर टेकर के पास छोड़ गए थे जिसे वो टाइमली पे करते रहते थे। अब देखो वो लोग तो अपने ऊपर लगे सारे एलिगेशंस को डिनाई कर देते हैं और मुक्तसर पुलिस तो ऑफिशियली इस केस को रजिस्टर भी नहीं करती है। पर ये कोई एक केस नहीं है, हम आए दिन एल्डरली अबैंडनमेंट की रिपोर्ट के केसेस सुनते हैं। अभी इसी साल की बात करूं तो महाकुंभ में 3 वेल सेटल्ड बेटे अपने पेरेंट्स को ठंडी रात में प्रयागराज में वहीं छोड़ के भाग गए। आप एक बार इस क्लिप को देखो। ये केस है हरियाणा से जहां एक बेटी अपनी मम्मी को मेंटली और फिजिकली अब्यूज कर रही है सिर्फ और सिर्फ घर की प्रॉपर्टी के पेपर्स के लिए। रिसेंटली कर्नाटका गवर्नमेंट ने तो एक नया ट्रेंड नोटिस किया है जहां पर बच्चे अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के बाद उन्हें स्टेट लेवल मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में छोड़ देते हैं। ओवर 150 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड अलोन एट बेलागवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और ये तो एक इंस्टीट्यूट की बात है ना, 100 और इंस्टीट्यूट हैं और कर्नाटका गवर्नमेंट इसे बहुत ही इनह्यूमन और शॉकिंग ट्रेंड बोल रही है। अब अगर आप इन सारे रीजंस को डीपली एनालाइज करो तब आपको समझ में आएगा कि पेरेंट्स के पास ओल्ड एज होम जाने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता है। भाई किसी के लिए प्रॉपर्टी का मामला है तो किसी के लिए माइग्रेशन, और कई केसेस में बच्चों को ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए एक बर्डन बन चुके हैं। ये वीडियो सिर्फ मोरल इश्यूज और सोशल नॉर्म्स को जनरलाइज करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस वीडियो में मैं आपको एक कल्चरल शिफ्ट की रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूं। आज इस वीडियो में हम डीपली एनालाइज करेंगे उन सारे रीजंस को जो ऐसे बदलाव को सोसाइटी में ड्राइव कर रहा है, और एक ये बहुत सीरियस इशू है जिसके बारे में शायद नॉर्मल मीडिया बात नहीं कर रहा है। व्हाई ओल्ड एज होम राइज इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द डेमोग्राफिक्स एंड द कंडीशन ऑफ सोसाइटी जिस सेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंडिया में एल्डरली यानी बुजुर्ग उन्हें माना जाता है जो 60 साल या उससे ज्यादा की एज रखते हैं। 2022 में इंडिया में लगभग 14.9 करोड़ लोग 60 साल या इसके ऊपर के थे। अब ये टोटल पॉपुलेशन का 10.5% था। सोचो ये इंडिया को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सीनियर पॉपुलेशन वाली कंट्री बनाता है। प्रोजेक्शन कहता है कि 2050 तक ये नंबर डबल से भी ज्यादा होकर के 34.7 करोड़ की पॉपुलेशन वाला बन जाएगा। अब ये नंबर उस टाइम पे टोटल पॉपुलेशन का 20.8% होगा। अब ये डेटा मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो हमारे सोसाइटी को फंडामेंटली चेंज कर रहा है। और इस चीज का जो सबसे सीधा कनेक्शन है वो है हमारी बदलती लाइफ एक्सपेक्टेंसी से। आज इंडिया में लगभग एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल है। मतलब आप ये समझ लो कि आदमी रिटायरमेंट के बाद भी 20-25 साल तक जी रहा है। अब अक्सर ऐसा होता है कि इस दौरान में उनकी कोई इनकम नहीं होती है। एक डेटा के मुताबिक 1950 में जो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 40 से 45 साल के बीच में थी और आज ये डबल होने के कगार पे आ गई है। तो अब आप इसे ऐसे समझो कि जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जब आदमी को इमोशनल सपोर्ट, अपने प्यारों का प्यार और केयर की जरूरत होती है तभी वो सबसे ज्यादा अकेला हो रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के ये आर्टिकल को देखो। ऐसे पेरेंट्स को अबेंडन करने वाले 40% बेटे, 31% रिलेटिव्स और 27% बहुएं यानी डॉटर इन लॉज हैं। एंड रिमेंबर दिस इज व्हेन जब आधे से ज्यादा केसेस रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। कई केसेस में बच्चे पेरेंट्स से प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाती है या तो वो मेंटली हैरेस करना शुरू कर देते हैं या फिर उन्हें घर से बहुत दूर छोड़ के चले आते हैं। अभी हाल ही में पुणे में 72 साल के एक अंकल को उनकी डॉटर घर से निकालने की धमकी देने लगी जैसे ही प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई। ये तो कहो गनीमत थी, तंग आकर के उन्होंने केस फाइल कर दिया और अपनी प्रॉपर्टी दोबारा अपने नाम करा ली। द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस एक्ट 2007
ये अलाउ करता है कि जो भी पेरेंट्स 60 साल या उससे ऊपर हैं अपने बच्चों से फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ अपनी प्रॉपर्टी को भी वापस ले सकते हैं अगर उनकी केयर नहीं करी गई। कई सीनियर्स तो अपने राइट्स के लिए कोर्ट तक जाते हैं, बट जस्टिस मिलने में सालों लग जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि लोग इतने अवेयर ही नहीं होते हैं कि उन्हें ये नॉलेज हो कि ऐसे लॉज भी एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ एक सेक्शन ऐसा भी है जिनके पास पैसा तो है बट उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाला कोई नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है उनके साथ में जिनके साथ वो अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर सके। बहुत से बच्चे हैं जो अब्रॉड सेटल हो जाते हैं और उनके फाइनेंसेस का भी ख्याल रखते हैं, बट एक चीज की कमी रह जाती है और वो होता है इमोशनल सपोर्ट। ऐसे सिचुएशंस में ओल्ड एज होम ही एक लौता ऑप्शन बचता है। ओल्ड एज होम भी कोई एक टाइप के नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं जो डिफरेंट नीड्स को कैटर करते हैं। तो आज इंडिया में ओल्ड एज होम भी दो तरीके के हैं, एक लग्जरी और एक बेसिक। लग्जरी ओल्ड एज होम में एसी रूम्स, जिम, आउटिंग, मेडिकल फैसिलिटीज सब कुछ मिलता है। लाइक लिटरली पीपल गेट टू इंटरेक्ट विद देयर पीयर्स एंड रिड्यूस द सेंस ऑफ आइसोलेशन। लेकिन फिर यहाँ भी वही चीज है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अफोर्ड कर सकते हैं। दूसरी तरफ एक और कैटेगरी है बेसिक ओल्ड एज होम। यहाँ पर फैसिलिटीज की बड़ी कमी है, स्टाफ बहुत कम है और सीनियर्स को कोई केयर नहीं मिल पाती है। और इसकी वजह भी है, इन ओल्ड एज होम्स की फीस में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लग्जरी ओल्ड एज होम्स की फीस 30,000 से लेके 1 लाख रुपए तक हो सकती है और बेसिक ओल्ड एज होम में 5 से 10,000 रुपए का महीने का खर्चा है। और जो गवर्नमेंट वाली कैटेगरी है उसमें तो वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है। तो देखो, ओल्ड एज होम्स का जो राइज है वो तो एक अनकंफर्टेबल रियलिटी है। हाउएवर देयर आर मल्टीपल ओल्ड एज होम्स जो पूरी जिम्मेदारी के साथ में सीनियर सिटीजन्स की केयर करते हैं, मतलब डिट्टो एक एक चीज का ख्याल रखते हैं। और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इन ऑर्गेनाइजेशंस के काम को इजी बनाने के लिए ऊडो जैसे टूल्स काम में आते हैं। यहाँ स्टाफ शेड्यूलिंग से लेकर के डोनेशन ट्रैकिंग सब कुछ एक जगह मैनेज हो जाता है। अगर आप एक ग्रोइंग टीम के साथ काम कर रहे हो तो इसका प्रोजेक्ट ऐप काफी काम का है। ऊडो प्रोजेक्ट ऐप से आप अपने प्रोजेक्ट्स का एकदम क्लियर ओवरव्यू ले सकते हो। प्रोजेक्ट्स क्रिएट करो, उनके कस्टम स्टेजेस बनाओ, टास्क ऐड करो और टीम मेंबर्स असाइन करो। इसमें कैनबैन व्यू है जिसमें टास्क को अलग अलग स्टेजेस में देख सकते हो, जैसे स्टिकी नोट जिसे आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। गैंट व्यू एक टाइमलाइन देता है जिसमें आपको टास्क, उनकी डिपेंडेंसीज और डेट्स क्लियरली दिख जाती हैं। और अगर आपको सारी डिटेल्स एक ही जगह चाहिए तो लिस्ट व्यू परफेक्ट है, सिंपल, क्लीन और बैच एक्शंस के साथ सुपर पावरफुल। ओडो एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि इनवॉइसिंग से लेकर अकाउंटिंग, वेबसाइट क्रिएशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब कुछ एक जगह हैंडल करता है। और बेस्ट पार्ट, पहला ऐप लाइफ टाइम फ्री मिलता है विद फ्री होस्टिंग एंड सपोर्ट। तो रुके क्यों हो, आज ही ट्राई करो ओडो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो खत्म होते ही चेक करना। अब आते हैं वीडियो पर। फैमिली स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले इंडिया में ज्वाइंट फैमिली का कल्चर था। दादा दादी, चाचा चाची सब एक ही घर में मिल करके रहते थे। ये सिस्टम सिर्फ इमोशनल सपोर्ट नहीं, एक प्रैक्टिकल सपोर्ट भी देता था। केयर गिविंग एक ड्यूटी की तरह नहीं होती थी बल्कि एक मोरल ऑब्लिगेशन थी। कहते नहीं, बचपन में मिले हुए प्यार का कर्ज चुकाना था। लेकिन आज अगर बात करें तो आज न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सेंसस 2011 का डेटा कहता है कि ज्वाइंट फैमिली कॉन्स्टिट्यूट मेयरली 20% ऑफ ऑल हाउस होल्ड, और अर्बन एरियाज में तो ये और भी कम है। हर किसी को अपनी स्पेस, अपनी प्राइवेसी चाहिए। अब देखो, इसमें आपको ये चीज समझना होगा कि व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगिन, लोग शहरों की तरफ मूव करना शुरू हुए। सबको बेहतर नौकरी, बेहतर एजुकेशन चाहिए, ये आज की रियलिटी है। अब ये भाग दौड़ में होता क्या है कि जो बुजुर्ग पेरेंट होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम शुरू हो जाता है। ये एक ऐसी स्टेट है जहां पर ग्रीफ एंड लोनलीनेस फील करते रहते हैं बुजुर्ग पेरेंट्स। ये 18 की उम्र में अपनी लाइफ खुद बनाओ, अच्छी बात है, जोश है, बनाओ, लेकिन किसी टाइम पे वापस भी तो आ जाओ। ये क्या बात हुई, 18 साल तक तो अपने माँ बाप को यूज किया, उसके बाद फ्रीडम के नाम पे आप अपना देखो जी, हम अपना देखें। साथ ही साथ लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है तो उसके साथ में आज के दौर में इतने सारे हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं। क्रॉनिक डिजीज लाइक हार्ट अटैक, डायबिटीज, कैंसर, ये सब तो कॉमन हो गए। अब ये सब कंडीशन में एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर चाहिए होती है जो कि ये फैमिलीज को मिल ही नहीं पाती है। अब इसके वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बढ़ता है। अब यही फाइनेंशियल स्ट्रेन वाले केस में अगर देखा जाए तो अगर वुमेन की बात करें तो वो वहां पर एक यूनिक चैलेंज एग्जिस्ट करता है, फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग। इसका मतलब ऐसा है कि बहुत सारी विधवा और हाईली डिपेंडेंट लेडीज ऐसी हैं जो कम पढ़ी लिखी होती हैं
या उनकी अपनी कोई इनकम या प्रॉपर्टी नहीं होती है तो वो परिवार पे ज्यादा डिपेंड करती हैं। माइग्रेशन रिपोर्ट 2021 के हिसाब से आज की जनरेशन करियर और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए शहरों या देश से बाहर जा रही है। अब माइग्रेशन ट्रेंड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि इंडियन हाउस होल्ड में कोई ना कोई मेंबर या तो इंडिया में किसी दूसरे सिटी में रह रहा है या फिर कंट्री के ही बाहर चला गया है। फिर भी आज बात करें तो शहरों में ओल्ड एज होम्स का ट्रेंड ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज वहीं पर ज्यादा हैं। रूरल एरियाज में तो अभी भी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, लेकिन धीरे धीरे वो अब टूट रहा है। इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी है। यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज UNFPA 2023 की रिपोर्ट कहती है कि रूरल एल्डरली फेस डबल आइसोलेशन बिकॉज आने वाली जनरेशन रूरल एरियाज से निकल करके अर्बन एरियाज की तरफ मूव कर रही है, तो वहां तो और सन्नाटा हो रहा है। एक तरफ ट्रेडिशनल फेलियल पाइटी है जहां पेरेंट्स की देखभाल एक मोरल ड्यूटी है, दूसरी तरफ मॉडर्न वैल्यूज हैं जहां इंडिविजुअल ऑटोनॉमी और पर्सनल स्पेस को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट यंग कपल्स के लिए एक मोरल डायलेमा बन जा रहा है। साथ ही साथ जब बुजुर्ग पेरेंट्स को कॉन्टिन्यूस मेडिकल सपोर्ट या फिर केयर की जरूरत पड़ती है तो यंग कपल्स को लगने लगता है कि उनकी करियर मोबिलिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम और उनके पर्सनल स्पेस में एक ऑब्स्टेकल बन रहा है। ये बोझ बनने वाला नैरेटिव उनके दिमाग में आने लगता है और फिर हम सब ने बागबान देखी है। आपको समझ में आने लगता है कि कैसे जब ये चीजें बढ़ती हैं तो लोग एल्डरली लोगों के साथ में किस तरीके से बिहेव करने लगते हैं। क्योंकि राना एक एज के बाद पेरेंट्स अपने आप जिंदा नहीं रह पाते, उनको जिंदा रखना पड़ता है और वो जिम्मेदारी बच्चों का ही है। हेल्प एज इंडिया का एक सर्वे कहता है कि 65% एल्डरली अपनी सेविंग्स या पेंशन पर डिपेंडेंट हैं। उनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो एक प्राइवेट होम अफोर्ड कर सकें। तो आपको मतलब समझ में आ रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो ओल्ड एज होम तक नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। और क्या सिर्फ ओल्ड एज होम ही सोल्यूशन है? नहीं, आज के टाइम में ये केयर करने का जो लैंडस्केप है वो काफी बदल गया है इंडिया में। और भी कई मॉडल्स हैं और सपोर्ट सिस्टम हैं जो निकल करके आए हैं। मेजॉरिटी में जो एल्डरली लोग हैं वो घर में ही रहना चाहते हैं, जिसे एजिंग इन प्लेस बोलते हैं। इसमें एक बहुत बड़ी डिमांड निकल करके आ रही है, वो है होम केयर सर्विसेज। ग्लोबल एल्डरली केयर मार्केट में होम केयर सर्विसेज का 58% शेयर है। इंडिया में होम हेल्थ केयर मार्केट 2022 से लेकर 2023 तक 19.27% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ से बढ़ने की उम्मीद रख रहा है। और इसमें भी स्पेसिफिक कॉस्ट इन्वॉल्व है। दिन भर में अगर देखा जाए तो 15,000 से 30,000 रुपए महीने में होम केयर सर्विसेज आ रही हैं इंडिया में। कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज हैं जैसे मोबिलिटी असिस्टेंस एंड इमरजेंसी सपोर्ट, ये सब 8,000 से लेकर 20,000 रुपए तक में भी आ रही हैं। अब उसमें भी वही चैलेंज है, स्किल्ड प्रोफेशनल्स की कमी है। जो केयर गिवर हैं उनकी रिलायबिलिटी और ट्रेनिंग भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और जैसा मैंने आपको बताया, क्वालिटी होम केयर तो बहुत सारी फैमिलीज के लिए अभी तक अफोर्डेबल ही नहीं है। ये तो चलो बात हो गई इंडिविजुअल होम केयर की, बट कम्युनिटी लेवल पर भी बहुत कुछ हो रहा है। गवर्नमेंट नई नई स्कीम्स लॉन्च कर रही है। नेशनल प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली NPHCE, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC, राष्ट्रीय वयोश्री योजना RVY, एल्डर लाइन नेशनल हेल्पलाइन 14567 और मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। बहुत सारे NGOs भी हैं जो सीनियर केयर होम्स चला रहे हैं, एक्सपर्टीज डाल रहे हैं उसके अंदर। मैं खुद मतलब पर्सनली विजिट कर चुका हूँ काफ़ी ओल्ड एज होम आज तक। मैं कुछ साल पहले वृंदावन में था, वहाँ गया था। फिर मैं अपने शहर उत्तर प्रदेश गोंडा में, वहाँ भी मैं NGO में गया था। वहाँ पे मैंने भी बहुत सारे लोगों से मिला। मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों से बात कर रखी है ओल्ड एज होम में रहने वाले लोगों से। तो मुझे ये समझ में आता है कि मोस्टली लोगों के साथ यही है कि उनके बच्चे बाहर सेटल हुए। मैं खुद एक कोई दादी अम्मा थी, उनसे बात किया मैंने, तो वो बोलने लगी कि उनके बच्चे सेटल हो गए UK में एंड उन लोगों ने उनको ओल्ड एज होम में डाल दिया। तो ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। ये जो अब्रॉड वाला है ये काफ़ी लोगों के साथ ऐसा सीन है। हर माँ बाप को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि जब उसको जरूरत हो तो उसका बच्चा उसका हाथ थामे। अब एट दिस पॉइंट ऑफ वीडियो आप सोचोगे यार कि क्या ओल्ड एज होम बुरे हैं? तो इसका आंसर है नहीं। देखो, हर केस में ऐसा नहीं है। कई ओल्ड एज होम ऐसे हैं जो डिग्निटी, कंपेनियनशिप ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल सपोर्ट। लेकिन प्रॉब्लम वहां आ रही है जब ये एक डंपिंग ग्राउंड बन जा रहे हैं कुछ जगहों पर। बच्चों ने निकाल दिया कि घर से बाहर हो जाओ, तो मैं बेकार हो गया कि मैं पहले इस चीज़ का मरीज हूँ, कमा नहीं सकता और क्या करूँगा।
और फिर जाओ अपने घर। बहुत सारे ओल्ड एज होम ऐसे हैं जहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ ही नहीं हैं और ये सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड में मीडिया के सामने भी नहीं आती हैं। सोशल मीडिया पर तो एक नैरेटिव फैला दिया जाता है कि ओल्ड एज होम बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हमें आपको ये सवाल करना होगा कि जो लोग उन ओल्ड एज होम्स में रह रहे हैं क्या वो रियल में लाइफ को कुछ लेवल पे इंजॉय कर पा रहे हैं? मगर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं भगवान मैंने क्या गलती की है जो मुझे आज ही एक दिन देखना पड़ा। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, हेल्थ मॉनिटरिंग एप्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बट क्या ये उनकी लोनलीनेस को मिटा पा रहे हैं? और ख़ास तौर जब त्यौहार आते हैं तो हमारा दिल रोता है, तो उस वक्त हम किसको सुनाएं? रियल सॉल्यूशन है ह्यूमन टच एंड इमोशनल बॉन्डिंग। आज जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है 2050 तक तो हर दूसरे घर में कोई ना कोई सीनियर सिटीजन होगा। और सोचो अगर हर दूसरा बच्चा अपने सीनियर्स को एक बर्डन की तरह देखने लगा तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है इंटायर सोसाइटी के लिए। इसलिए इसके सॉल्यूशन पर बात करना इंपॉर्टेंट है कि सबका सॉल्यूशन क्या है। इस चैनल पे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो, हम हर वीडियो से कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं और हर वीडियो में कोई ना कोई सॉल्यूशन डाल करके हम ये बताते हैं कि आप जब ये वीडियो एंड करो तो एटलीस्ट आप कुछ परसेंट की वैल्यू लेकर के जाओ। इसीलिए जो सबसे पहला सॉल्यूशन है वो ये है कि आपको एक चीज़ समझनी होगी कि आपके पेरेंट्स की मेंटालिटी बिल्कुल आपकी जैसी नहीं हो सकती है, वो डिफरेंट जनरेशन से आते हैं। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप उन्हें ऐसे ही कहीं छोड़ दो। आपको उनके साथ टाइम बिताना होगा और ज़्यादा टाइम वो मांगते भी नहीं है। आप अगर थोड़ा टाइम भी उन्हें दोगे ना तो वो खुश रहेंगे। आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। एटलीस्ट आपके आसपास में जो भी सीनियर सिटीजन है उनको पता होने चाहिए कि उनके राइट्स क्या हैं और क्या क्या लॉज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उनके सपोर्ट में। और गवर्नमेंट के लिए आपको एटलीस्ट आवाज़ उठानी होगी कि इनके लिए और ज़्यादा बेटर पॉलिसीज़ आएँ। आपके आसपास जो भी NGOs चल रहे हैं, जो भी कम्युनिटी ग्रुप चल रहे हैं, वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके सपोर्ट के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करो जा करके। एटलीस्ट मंथ में 1-2 बार जा करके वहाँ पर वॉलंटियर कर दो। अगर फ्रेंड्स ग्रुप में किसी का बर्थडे आ रहा है तो उसको सजेस्ट कर दो कि नियर बाय में ये NGO है या फिर ये यहाँ पर ओल्ड एज होम है, चल यहाँ पर चल करके सेलिब्रेट करते हैं। एटलीस्ट वहाँ पर उनको वो इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करो जो उनको शायद उनके बच्चों से भी नहीं मिल पा रहा है। एक और बहुत बड़ा सॉल्यूशन पॉइंट है कि हमारे मीडिया को पॉजिटिव नैरेटिव्स को प्रमोट करना होगा। बच्चे जिनके दिमाग में ये बोझ और फाइनेंशियल बर्डन जैसे पॉइंट हैं, इनके दिमाग को हमें क्लीन करना होगा थ्रू पॉजिटिव मीडिया। जब हम मीडिया की हेल्प से लोगों के नैरेटिव को बदलना शुरू करेंगे तो लोगों के दिमाग बदलना शुरू हो जाएंगे। एक सिंगल यूट्यूब वीडियो आदमी का दिमाग बदल देगी। आई एम डैम श्योर मेरे जो सबसे ज़्यादा व्यूअर हैं वो 18 साल से लेकर के 25 साल के बीच में लोग हैं जिनके पेरेंट्स आने वाले कुछ साल बाद में सीनियर सिटीज़न हो जाएंगे। तो आप कभी भी अपने पेरेंट्स की ये डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बुज़ुर्गों को समझें, एक्चुअली में उनकी रिस्पेक्ट करें, केयर करें, क्योंकि आफ्टर ऑल उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हमें ये कभी नहीं भूलना है कि हम भी एट सम पॉइंट सीनियर सिटीज़न बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डैम श्योर कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। एंड क्या सीखने को मिला है कॉमेंट सेक्शन में आओ, लिखो। लास्ट तक अगर वीडियो को देखे हो तो एटलीस्ट ये लिख देना कि लास्ट तक देखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट देख करके। आज नहीं हूँ अपने स्टूडियो में, अलग से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बताओ कैसा लगा ये स्टूडियो, कैसा लगा ये सेटअप, एंड और वीडियोस देखना चाहते हो इस सेटअप में तो ये भी बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ तक आपने देखा। एंड बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो चैनल पे वीडियो तो पूरा देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ऑन द बेल आइकन, क्योंकि बहुत सारे लोगों की टीम होती है ऐसे वीडियोस को बनाने के पीछे। तो आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें हेल्प करता है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास में कोई यूनिक टॉपिक है जो आप चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आकर के DM कर सकते हैं। @mahinerji मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। X पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।